बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम कैंडिडेट्स। आज हम एक और सब्जेक्ट के साथ वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करते हुए आपके सामने हाजिर हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है ये है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान अफेयर्स। जी हाँ, देखिए मेरी आंखों में वो चमक जो आपको नजर नहीं आ रही। मैं आपको ये सब्जेक्ट एक ही वीडियो के अंदर कैसे पढ़ाने वाला हूँ, आप खुद हैरान होने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपके साथ बात और फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमने कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो चीज आप जो बीज बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आपको उसका सिला भी मिलने वाला है। जी हाँ, आप थक जाते हैं, उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं, आप नहीं हर कोई, ये बात सच है। और बैठ के पढ़ना बहुत बोरिंग काम है, लेकिन ये करना पड़ेगा। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना आप देना पड़ेगा। जब आप एक चीज को बार बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज आपको रिटर्न जरूर देती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 1-2 घंटा या 3 घंटे पढ़ने के बाद आपको उसका रिवार्ड मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे और वो भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैं कहता हूँ। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट को शुरू करते हैं और आपको एक ही चीज कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी को अपनाएं, हार्ड वर्क करें। कोई दूसरा तीसरा रूल नहीं है। कामयाबी तक पहुंचने के लिए बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करें। कंसिस्टेंसी विद परसिस्टेंसी, डटे रहें, लगे रहें, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और हम अपना आज का जो टॉपिक है वो उसको शुरू करते हैं। और आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम ही हमारे जहन में आता है जब हम बात करते हैं इंडो पाकिस्तान की, पाकिस्तान अफेयर्स की। ठीक है, तो आज हम कुछ स्टार्ट करते हैं अपना और इंशाल्लाह बड़े मजे के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है, पाकिस्तान गेटवे टू इस्लाम कौन सा है, इस्लाम पाकिस्तान में किस गेट से आया था, कब आया था, कैसे आया था, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। और बेसिकली हम किस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि हमें ये चीज़ें PDF बुक्स हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन लेक्चर सुनने का मतलब ये होता है कि आपको वो फिल्म, वो स्टोरी जो सुन के चीज़ याद रखने में आसानी मिलती है, वो फायदा देती है। तो ये स्टोरी आपने सुननी है कि दौर था उमवी दौर खिलाफत। ठीक है, जिसे उमैयद डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है जी, उमैया डायनेस्टी। उमैया डायनेस्टी जो है 661 से लेकर 750 तक, 750 AD। ठीक हो गया जी। तो ये उमैया डायनेस्टी जो है ये बेसिकली दौरे खिलाफत है 661 से 750 तक का। ये दौरानिया है तकरीबन 89 ईयर्स का, जो कि अब्बासी जिसको खत्म करते हैं 750 में। ठीक है, और फिर 750 से 1258 तक दौर रहता है अब्बासियों का, और फिर अब्बासियों से मंगोल हुकूमत छीन लेते हैं। तो ये दौर जो है हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में सारे के सारे देखने वाले हैं। आपकी उम्र जो भी है, आप एक बहुत लंबी हिस्ट्री, तकरीबन 2000 साल की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2000 नहीं तो 1800 लगभग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक हो गया, और वो भी चुटकी भर में, टेंशन लेने का नहीं है। तो 661 750 तक चलने वाली ये जो एडी उमैया डायनेस्टी है, इसका खलीफा कौन था जब पाकिस्तान की तरफ इस्लाम बढ़ रहा था? तो उमैयद डायनेस्टी जो है, यहाँ पे डी भी बाजों पर लगा होता है। ठीक है, तो उमैयद डायनेस्टी का खलीफा जिसको हम देखने वाले हैं वो है वलीद बिन ठीक है सॉरी वलीद बिन अब्दुल मालिक। वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है ये उस वक्त हमारे पास खलीफा होते हैं जिसका दौर जो है, टिन्योर जो है, वो 705 से 715 तक है। अब 705 से 715 तक है, तो मतलब हमारा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का स्टार्ट है वो 712 से है बेसिकली। तो हमने इसी के दौर को देखना है, 705 से 715 तक के अंदर क्या क्या वाकयात, क्या क्या तब्दीलियां जो है रोनुमा हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास शख्सियत कौन सी आती है? वलीद बिन अब्दुल मालिक हैं। इसके दौर में इसके कुछ गवर्नर थे, इसके कुछ जो इलाके थे उस वक्त, जैसा कि हमारे पास था बसरा, बसरा जो कि इराक का शहर था। ठीक है जी, इराक जो कि आज का इराक है जिसमें बसरा है। ठीक है जी, इराक। ठीक है जी, तो इराक के अंदर
यहाँ पे गवर्नर कौन था जी? गवर्नर ऑफ इराक जो थे वो थे हजाज बिन यूसुफ। हजाज बिन यूसुफ, ठीक है। गवर्नर ऑफ इराक जो है वो कौन है? हजाज बिन यूसुफ है। बेसिकली हजाज बिन यूसुफ क्या करते हैं जी, किसी की दरखास्त पर, किसी की इल्तिजा पर क्या करते हैं, अपने भतीजे को मोहम्मद बिन कासिम को भेजते हैं सिंध की तरफ, इंडो पाक जो सब कंटिनेंट था हमारा उसकी तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है वो कुछ यूं नक्शा है, ठीक है जी, ऐसे कुछ बना लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये नक्शा है और यहाँ पे जी हमारे पास, यहाँ पे समझ लो सिंध है जिसको दीबल कहते थे, पुराना नाम क्या है जी? दीबल, कराची, ठीक है। यहां से आपको पता है कि ये इलाका जो है सारे का सारा समंदरी है और यहां से श्रीलंका से आता हुआ काफिला उसको बहरी कजाक यहां से लूटते हैं, ठीक है जी। तो उस उनका जो मददगार था वो यहीं का रूलर था जिसका नाम था राजा दाहिर, ठीक है। तो नेक्स्ट पर्सनैलिटी जो यहाँ पे ऐड हो रही है वो हो रही है राजा दाहिर, राजा दाहिर। अब यहाँ पे हमने पहले देखा गवर्नर ऑफ इराक जो है हजाज बिन यूसुफ है। हजाज बिन यूसुफ यहाँ पे किसकी इल्तिजा पर, वो खातून कौन थी? तो वो खातून थी नाहीद। नाहीद इस काफिले की एक मेंबर थी जिनको इन्होंने कैदी बना लिया, बंदी बना लिया। उस नाहीद ने दरखास्त की कहां पे? इराक में हजाज बिन यूसुफ पर कि हमें रिहा करवाया जाए, हमारा काफिला जो है लूट लिया गया है दीबल में, कराची में, सिंध में, ठीक हो गया जी। इस राजा दाहिर की जो गवर्नमेंट थी, ये रूलर था किसका? ये रूलर है बेसिकली, ये रूलर है कहां पे? सिंध में। उस वक्त ये सिंध का रूलर था और इसका जो कैपिटल था यहाँ पे दीबल के अंदर अरोड़ था। कैपिटल कौन सा था जी? अरोड़ कैपिटल था। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली बनते हैं, अरोड़ भी कहता है इसको, कभी कभी अलोर भी कह देता है, ALOR, अलोर। तो उस कहानी को कुछ समझना है कि ये जो काफिला जहां से गुजर रहा था, ये हमारा पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान का साउथ साइड है, ठीक है जी। यहाँ से ये काफिला गुजरते हुए यहाँ जा रहा था आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब बहरी कज़ाक लूटते हैं तो यहाँ पे जो हुकूमत थी किसकी थी? राजा दाहिर की थी। राजा दाहिर सिंध का रूलर था और इसका कैपिटल जो था वो अरोड़ में था यहाँ पे, ठीक है। और इसके रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो कुछ और भी हैं। इसका वालिद जो है, फादर का नाम था, ठीक है, फादर जो है वो राजा चच था, ठीक है। जो रेलिवेंट क्वेश्चन बनते हैं, कमीशन पूछता है, वो सारे के सारे कर लेते हैं, राजा चच। इसी राजा चच के नाम के साथ एक शहर है यहाँ पे, चीचा वतनी। कौन सा शहर है? चीचा वतनी। उस चीचा वतनी को भी इसी के नाम पे रखा गया था, चीचा वतनी। चीचा वतनी जो है राजा चच के नाम की वजह से चीचा वतनी। और एक किताब जो लिखी गई थी वो थी चचनामा। बुक कौन सी लिखी गई थी उस वक्त? बुक चचनामा। ये चचनामा जो है सिंध की हिस्ट्री के ऊपर एक किताब है और इस किताब को किस जबान में लिखा गया? तो लैंग्वेज जो यूज की गई थी वो थी अरबी। लेकिन इसको बाद में ट्रांसलेट किस जबान में किया गया? वो किया गया फारसी प्लस सिंधी, ठीक हो गया जी। राजा दाहिर सिंध का रूलर, कैपिटल सिंध का कौन सा था उस वक्त? अलोर था या अरोड़ था, ठीक है। फादर का नाम क्या था? राजा चच, चीचा वतनी जिसके नाम पे है। उसके बाद इस जहां पे जो बुक लिखी गई थी वो चचनामा, जिसको लिखा किसमें गया था? अरबी जबान में, लेकिन फिर ट्रांसलेशन की गई फारसी प्लस सिंधी में। फारसी में भी होगी और सिंधी में भी हो गई। इसकी जो वाइफ थी राजा दाहिर की, उसका नाम क्या था? वाइफ का नाम था लादी बाई। लादी बाई ये क्या है जी? इसकी वाइफ थी। किसकी वाइफ थी? राजा दाहिर की वाइफ थी जिसका नाम था लादी बाई। इसका एक वजीर था जिसका नाम था सिसाकर, वजीर, मिनिस्टर जिसे कह सकते हैं, जिसका नाम था सिसाकर, ठीक
ठीक हो गया। तो ये रेलिवेंट क्वेश्चन बनते हैं राजा दाहिर के साथ। अब इन्होंने लूट लिया, ये इसकी सारी की सारी जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो थी। अब आते हैं थोड़ा सा वापस हजाज बिन यूसुफ के बारे में, जो रेलिवेंट क्वेश्चन बनते हैं। हजाज बिन यूसुफ ने फिर कौन सा एक्शन लिया और कैसे इनकी फिर मदद की, कैसे सिंध को फतह किया, कैसे पाकिस्तान में एंट्री हुई। हजाज बिन यूसुफ बेसिकली फिर अपने निफ्यू, उनका भतीजा था, प्लस सन इन लॉ भी वही था, सन इन लॉ यानी दामाद। तो राजा दाहिर के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जिस सोल्जर को चुनते हैं हजाज बिन यूसुफ, उस नाहीद नामी औरत की मदद के लिए, वो है निफ्यू, भतीजा हजाज बिन यूसुफ के, और सन इन लॉ यानी दामाद भी हैं। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम जी है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम, थोड़ा सा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, हमने पहले हजाज बिन यूसुफ के बारे में देखा। हजाज बिन यूसुफ जो है क्या था? चचा था और ससुर भी था, किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। अब हम थोड़ा सा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहले तो पैदाइश जो है मोहम्मद बिन कासिम की वो है 695 और डेथ है 715 में। ठीक है, ये हम फर्दर आगे जाके देखेंगे, लेकिन पैदाइश 695 में। ठीक हो गया। यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का जो कबीला था वो था सकफी। सकफी कबीला था। मोहम्मद बिन कासिम के कबीले का नाम क्या था? सकफी। और जहां रहते थे, जिस गांव में रहते थे, जो लिविंग एरिया था उसका, उसको कहते हैं ताइफ। ठीक है जी, ताइफ। रहते कहां थे? ताइफ में रहते थे। और कबीला जो था वो कौन सा था? सकफी कबीला था। और मोहम्मद बिन कासिम का जो टाइटल था वो था इमादुद्दीन। आप मेरी आंखों में देखें, आप वो एनर्जी फील करें कि जो एनर्जी मैं आप तक ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, जो भेजा हूं, जो ट्रांसफर कर रहा हूं। यकीन करें ये लेक्चर आप कंप्लीट सुनने के बाद, ये वीडियो 6-7 घंटे की इतनी कोई बड़ी वीडियो नहीं है, आप 2 दिन में आराम से देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। चाहे आप PMS देते हैं, PPSC देते हैं या CSS का एग्जाम देते हैं, इवन कि आपको कहीं भी दूसरी जगह से ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। तो हम कहां थे? हम थे कि इसका टाइटल क्या था जी? तो टाइटल जो है ये है इमादुद्दीन। इमादुद्दीन। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सन इन लॉ है, दामाद है, तो इसका क्वेश्चन बना कि उसकी वाइफ का नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम की वाइफ का नाम क्या था? यानी हजाज बिन यूसुफ की बेटी का नाम क्या था? तो वो था ज़ैनब। ठीक है जी, ज़ैनब, वाइफ ऑफ MBQ। MBQ यानी मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम की वाइफ का नाम क्या था? ज़ैनब। ठीक है जी, जहां तक ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं हम, जब हजाज बिन यूसुफ तक नाहीद की दरखास्त आती है, तो हजाज बिन यूसुफ यहां से इराक से बैठ के डिक्टेशन देते हैं। यहाँ पे हमारे पास, जहाँ ईरान है, ठीक है, जिस कोने के ऊपर, पाकिस्तान के कोने के ऊपर, फिर इसी तरह से शाम, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये सारे कंट्रीज हैं, उर्दन। लेकिन यहाँ पे हमने इराक में देखना है, बसरा में देखना है। यहाँ पे इराकी जो बैठे हैं, ये इराकी हजाज बिन यूसुफ यहाँ से भेजते हैं मोहम्मद बिन कासिम को, और इसी रास्ते से समंदर सहल के साथ, किनारे के साथ, ठीक है, और जहां से कहते हैं इंटर होता है मोहम्मद बिन कासिम सिंध में। ठीक है, जब यहाँ पे इसको राजा दाहिर को इस चीज का मालूम होता है कि मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया है मेरे खिलाफ जंग लड़ने के लिए, ये जहां अपने कैपिटल से निकलते हैं, यहां आते हैं, पिपरी का मकाम है। कौन सी जगह है? पिपरी, PEPRI, पिपरी। पिपरी के मकाम पे आमना सामना होता है यहीं सिंध के अंदर मोहम्मद बिन कासिम की फौज का और किसका? राजा दाहिर का। कौन सा पॉइंट है? पिपरी पॉइंट है। ठीक है जी, पिपरी। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम आप निकले हैं जब, तो 5000 का लश्कर था मोहम्मद बिन कासिम के पास, 5000 सोल्जर्स थे यानी। लेकिन साथ में ऐड होते होते मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पहुंचते हैं तो 12000 के लश्कर तक पहुंच चुके होते हैं।
मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर 12,000 सिपाहियों तक पहुंच चुका होता है और 712 का जो साल है जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक करते हैं सिंध के ऊपर और क्या करते हैं, यहाँ पे पिपरी के मकाम पे ऊपर शिकस्त देते हैं। किसको? राजा ताहिर को। राजा ताहिर जब देखता है कि मेरी शिकस्त हो रही है तो वो वापस क्या करता है, अपने कैपिटल की तरफ भाग चलता है। वहां पहुंचता है अरोड़ के अंदर, अरोड़ी जिसे कहते हैं आजकल। तो वहां पे जब ये पहुंचता है मोहम्मद बिन कासिम वहां पहुंच के इसको कत्ल कर देता है और इसका कत्ल जो है वो कब होता है, 712 के अंदर। 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम इसका जब कत्ल करते हैं तो ये किस्सा इसका तमाम होता है और इसको सारे के सारे बाकी उसकी फौजें जो है वो सरेंडर कर देती हैं और इस तरह से इसका क्वेश्चन बनता है गेट वे टू इस्लाम। ठीक है, तो वो सिंध है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? गेट वे टू इस्लाम। बाबुल इस्लाम भी कहते हैं उसको। सिंध क्या है जी? बाबुल इस्लाम है, दरा इस्लाम का दरा जहां से इस्लाम इंटर हुआ। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम के सिंध की फतह तक बनते हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने इसको क्या कर दिया, टपका डाला। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पहुंचते हैं 712 के बाद 714 में, तो 714 में डेथ होती है हज्जाज बिन यूसुफ की। ये क्वेश्चन भी आप ऐड कर लें। ठीक है, डेथ होती है किसकी? हज्जाज बिन यूसुफ, गवर्नर ऑफ इराक बसरा। ठीक है, तो उस वक्त डेथ हो जाती है 714 में। 715 आता है तो ये आगे बढ़ता रहता है। 715 जहां पे मुल्तान है, कौन सा शहर है जी? मुल्तान में कासिम बेला एक मकाम है, एक जगह है जहां पे कासिम आता है और स्टे करता है उस टीले के ऊपर। उस जगह को कासिम बेला के नाम से आज भी मशहूर है, जाना जाता है। वजह क्या है? कासिम की फौज ने, मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने वहां पड़ाव डाला दरियाए चिनाब के किनारे के ऊपर और मुल्तानियों को बार बार इस चीज का कहा कि आप सरेंडर कर लें। एट द एंड जब वो कुछ दिनों के लिए उनका रास्ता वहां पानी बंद करते हैं, उस किनारे के ऊपर, दरिया के किनारे के ऊपर बैठे रहते हैं, तो क्या करते हैं वो खुद ब खुद 715 के अंदर मुल्तान सरेंडर कर देते हैं। 715 जिसे फतेह मुल्तान कहते हैं, मुल्तान की फतह। तो 715 में मुल्तान की फतह होती है और 715 में यहाँ पे जो वलीद बिन अब्दुल मालिक हैं, जो खलीफा हैं उस वक्त, उनकी भी डेथ हो जाती है। 715 के अंदर मुल्तान की फतह, 715 के अंदर वलीद बिन अब्दुल मालिक की डेथ और इसी साल फिर 715 के अंदर ही इसका भाई दूसरा सलमान बिन अब्दुल मालिक, ठीक है, क्या होते हैं, ये हुकूमत का पहिया जो है संभाल लेते हैं। सलमान बिन अब्दुल मलिक, सलमान बिन अब्दुल मलिक आते हैं कब? 715 में। और आते ही क्या करते हैं, ये सबसे पहले तो जो रूलर्स भेजे हुए थे, जो सोल्जर भेजे हुए थे डिफरेंट एरियाज में, यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, इसी तरह से सब कंटिनेंट हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है, उनको वापस बुलाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम को भी कॉल्ड बैक कर लिया जाता है, किसकी द्वारा? कॉल्ड बैक बाय कौन? सलमान बिन अब्दुल मलिक। सलमान बिन अब्दुल मलिक 715 में मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाते हैं और कैद में डाल देते हैं और इसी कैद में मोहम्मद बिन कासिम की डेथ होती है 715 के अंदर। यानी मोहम्मद बिन कासिम को भी कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है कैद के अंदर ही। कब? 715 के अंदर। मुल्तान से वापसी भी कब है? 715 के अंदर है। हज्जाज बिन यूसुफ की डेथ बता दी 715 में, वलीद बिन अब्दुल मलिक की डेथ भी हो जाती है। तो ये बेसिकली सारे के सारे जो कहानी है, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन सारे के सारे रेलिवेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं, लिखवा दिए हैं, जो कि आप इसके रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं पेपर में टैकल कर सकते हैं आराम के साथ, ठीक है। यहां तक हमारा ये टॉपिक तो हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास गजनी डायनेस्टी जो है वो कैसे है, कैसे वहां पे चेंजेस आए, उसमें क्या क्या हमने देखना है। तो आप एक बात देखें कि माइंड जो है बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करता है पढ़ने को। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारा माइंड चाहता है कि हम सुकून करें। हमारा माइंड न्यू चीजें सीखने के लिए क्यूरियोसिटी क्यों नहीं है? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि हम चीजें जो हैं
बिल्कुल सीखना छोड़ देते हैं और वही थोड़ा बहुत रील्स देख के गुजारा करते हैं, कभी टिकटॉक, कभी स्नैपचैट, तो कभी यूट्यूब, फेसबुक। तो माइंड क्या कहता है, भाई शादी ऐसे ही पढ़ा रहा है, इतनी लंबी वीडियो देख के क्या करोगे, ठीक है। तो माइंड का ये जो एक सर्कल बना हुआ है, सेफ जोन है, इसको जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप यकीन करें आप नहीं कर पाएंगे। तो माइंड को थोड़ा सा यकीन दहानी दिलाया करें कि हम बस यही थोड़ा सा लेक्चर सुन रहे हैं, उसके बाद हम इसको क्विट कर देंगे, हम बंद कर देंगे इसको, ठीक है। तो उम्मीद है फिर आपके साथ माइंड भी कोऑपरेट करेगा कि चले ठीक है, थोड़ा सा पढ़ रहा है तो पढ़ने दो, ठीक है। अब हम देख रहे हैं गजनवी डायनेस्टी।